अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा और मेरे डिस्कशन पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ मज़हर परलास साहब भी इस डिस्कशन में हमारा साथ देते हैं। मज़हर परलास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 करीब है, नया साल शुरू हो चुका है और इलेक्शन 2024 में जो अहम मरहला है कागजात नामजदगी जमा होने का, वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के लिए 25,951 कैंडिडेट्स में से 22,711 कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। 3,240 जो उम्मीदवार हैं उनके अरमानों पर एक बार तो पानी फिर चुका है। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ ये जो उम्मीदवार हैं तमाम, इनकी तरफ से एपलेट ट्रिब्यूनल्स में ज़ाहिर अपील्स जो है वो दायर होना शुरू हो गई हैं, जिसकी लास्ट जो डेट है जब तक वो अपील्स दायर कर सकते हैं वो 3 जनवरी है और 10 जनवरी तक इनका डिसीजन जो है वो आ जाएगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम बात करते हैं तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब जो वो कह रहे हैं कि अगर हमें बल्ले का निशान नहीं भी मिलता है तब भी हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, प्लान हमारे पास मौजूद है। उन्होंने क्या कहा वो सुन के वापस आते हैं। पीटीआई का कोई इरादा नहीं किसी भी सूरत में हम बॉयकॉट करें। हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन देखिए हम नहीं चाहते कि हमारा फर्स्ट टायर की जो लीडरशिप है आप उनको अनलॉफुली इलेक्शन के प्रोसेस से आउट कर दें। अगर कोई बंदा डिस्क्वालीफाइड है और कानून में कोई लिखा हुआ है आप उसको आउट कर देते हैं तो दिस इज वन इशू। लेकिन अगर जिस तरीके से आपने हमारी पूरी लीडरशिप का और सबके खिलाफ वो कर दिया वन गिव में, तो इसलिए समझते हैं कि ये इलेक्शन प्रोसेस को इंटरफेयर करने की कोशिश है। आप पहले लोगों को आउटलाइन करते हैं तो ये इसकी मजम्मत करते हैं, बॉयकॉट नहीं करेंगे, कंटेस्ट सूरत करेंगे। हमारा यही है कि हमारा अपना निशान नहीं, लेकिन अगर हमें वो निशान नहीं भी देते और कोई भी और सिंबल भी अलॉट करते हम उसको भी कंसिडर करके ले सकते हैं। मज़हर परलास साहब, बैरिस्टर गौहर साहब की बात आपने सुनी, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें बल्ले का निशान नहीं भी मिलता है तो हमारे पास प्लान्स मौजूद हैं। पहली बात तो ये क्या चांसेस नज़र आ रहे हैं, निशान वापस मिल जाएगा उनको परमानेंटली, क्योंकि पहले हमने देखा है स्टे आ गया था उसके ऊपर, और दूसरी बात ये अगर नहीं भी मिलता है तो क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से प्लान्स हो सकते हैं? देखिए, एक तो हम दाखिल हुए हैं 2023 से 2024 में जी, तो हमें पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें ये देखना चाहिए कि जब हम 2023 से 2024 में दाखिल हो रहे थे तो उस रात जो नए साल का जश्न था जी, उसमें किस सियासी पार्टी के नारे गूंजते रहे। पाबंदियों के बावजूद मरी की मार रोड पे, कराची के साहिल पे और पेशावर के जीटी रोड पे जो नारे गूंज रहे थे वो बैरिस्टर गौहर साहब की पार्टी के थे। तो एक तो उनको मुबारक हो कि जब साल बदल रहा था तो उनके नारे यानी पीटीआई के नारे गूंज रहे थे। मज़हर परलास साहब, आपकी बात को कट कर रही हूँ, सॉरी, माजरत चाहूँगी। जब पाबंदी थी कि आपने इस डे को इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करना फ़लस्तीन की वजह से, गज़ा की वजह से, लेकिन पीटीआई के जितने भी वोटर सपोर्टर हैं उन्होंने फिर वही काम किया जो कि मना किया गया था, ये बात तो गलत है। नहीं, देखिए, लाहौर में तो ऐसा मेरा ख्याल नहीं हुआ। हो सकता है कराची के साहिल पर पाबंदी ना हो, मरी में पाबंदी ना हो या पेशावर में पाबंदी ना हो, क्योंकि अब अदालत का हुक्म है कि एमपीओ का ऑर्डर नहीं दे सकता कोई डीसी, तो हो सकता है डीसी मजबूर हो गए हों। यहाँ लाहौर में एक पुलिस ऑर्डर था जिस पे अमल दरामद हो रहा था, तो मुमकिन है वहाँ ना ऐसा हो। लेकिन एक ये सियासी मकबूलियत की बात मैंने की है कि जब एक साल से दूसरे साल में दाखिल हो रहे थे तो चूँकि इलेक्शन का भी माहौल है तो उनके नारे गूंज रहे थे। अब बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बात की है कि वो हम बाईकाट नहीं करेंगे, खा हमें निशान मिले या ना मिले। देखिए, हम माजी में देखते हैं तो इसकी मिसाल पीपल्स पार्टी मिलती है। जब ज़ियाउल हक ने 1985 में गैर जमाती इलेक्शन कराए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन का बाईकाट कर दिया कि जी हम तो जमाती बुनियादों पर लड़ेंगे। तो उस इलेक्शन का जो खमियाजा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को और पीपल्स पार्टी को भुगतना पड़ा, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी शहादत से कुछ वक्त पहले भी ये बातें करती रहीं कि देखिए हमारी वो बहुत बड़ी गलती थी। तो किसी भी सियासी पार्टी का इलेक्शन का बाईकाट कर देना
एक बड़ी गलती होती है। सही। तो उससे ज़ाहिर है वो बचना चाहते हैं। अब उनके उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए, जो उनके तगड़े उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी किसी के छीन लिए गए, किसी का तजवीज़ कनिंदा गायब हो गया, किसी का तईद कनिंदा गायब हो गया, किसी के मुस्तरद हो गए। बल्कि एक मैं लतीफ़ा आपको सुमेरा सुनाता जाऊँ जी जी। कि एक वकील है अमजद परवेज़ साहब मियाँ नवाज शरीफ के कागजात जमा करवाने गए और सिक्रूटनी करवाने गए। तो जिस वक्त वो आर ओ के पास गए तो आर ओ ने बड़ा खुश आमदीद कहा और उन्हें चाय भी पिलाई और वेलकम किया और बड़ी यानी आओ भगत की। वही अमजद परवेज़ जब मोनसलाई के कागज़ जमा कराने गए तो उन्हें उठा के डाले में डाल लिया गया और वो 4-5 घंटे बेचारे तहवील में रहे। तो यहाँ ऐसे लतीफ़े भी हुए हैं। बिल्कुल सही है। कि एक ही बंदा किसी और के कागज़ जमा कराता है तो उसे चाय पिलाई जाती है और फिर किसी और के जमा करवाने जाता है तो उसको एक ऐसे रद्द अमल का सामना करना पड़ता है जिसकी वो तवक्को नहीं रखता था। बिल्कुल ठीक है। अब तवक्को ये है कि एक तो निशान जो है वो मेरा ख्याल है पीटीआई को निशान मिल जाएगा। अदालत जो है उसने ऑलरेडी स्टे दिया हुआ है तो वो इलेक्शन कमीशन गया तो है जवाब देने, लेकिन मेरा ख्याल है कि निशान उनको मिल जाएगा। अगर उनको निशान नहीं भी मिलता तो उनके पास देखिए 2 और ऑप्शन हैं। उनके पास ऑप्शन है कलम दुआत का, वो निशान ले सकते हैं। उनके पास ऑप्शन है खैमा का, वो खैमा ले सकते हैं क्योंकि ये उनकी इत्तेहादी पार्टियां हैं। जो शेख लीग इसकी अवामी लीग है, ठीक है शेख रशीद अहमद की। जी। और शेख रशीद अहमद की आप बात कर रहे हैं, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। शेख राशिद साहब के भी कागजात हाई कोर्ट चले गए। जी वो चले गए हैं। बिल्कुल नौखेज़ साहब इसी बात पे आना चाहूँगी। अभी बड़लास साहब ने ये बात की कि एक ही शख्स जो है वो डिफरेंट लोगों के कागजात जमा कराने जाता है तो उसको मुख्तलिफ रवैयों का सामना करना पड़ता है। आपकी नज़र में ये क्यों हो रहा है? आपको नहीं लग रहा कि जमहूरी मुल्क में जमहूरी अमल मुतनाज़े हो रहा है? चलें पहले आपकी इस बात का जवाब देते हैं। सबसे पहले तो देखने वालों को और आपको सुमेरा बरलास साहब को नया साल मुबारक हो। जी बिल्कुल, शुक्रिया। नए साल का पहला प्रोग्राम है हमारा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो बात है ना जी कि नए साल में नारे लग गए एक जमात के, पीटीआई के, तो अब मुझे बताएं एक जगह पे रश हो बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि उस जगह पे रश होगा, मौका ऐसा है, इवेंट ऐसा है, और वहाँ पे 150 बंदा आके नारे लगाने शुरू कर दे तो क्या वो जो बाकी हुजूम है वो भी उसका साथी शुमार होगा या बाकी हुजूम को ज़बरदस्ती उसमें शामिल कर लिया जाए कि ये सारे ही लोग वो हैं जो असल में आए? नंबर 1। नंबर 2, ऐसी जगहों पे आपने बड़ा सही नुक्ता उठाया कि जब पाबंदी थी तो आपने को फ़लस्तीन का भी नारा लगा देना था, पता चल जाता कि वहाँ फ़लस्तीन के हवाले से भी कोई बात हो रही है, कोई गज़ा के हवाले से बात हो जाती। ठीक है। तो आपने सही कहा कि वहाँ आपने पाबंदी के बावजूद क्यों ये काम किया। नौखेज़ साहब आपकी बात को माजरत चाहती हूँ, हम इधर से स्टार्ट करेंगे। माहिर कानून एतजाज़ अहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। एतजाज़ अहसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया है। सर, इस वक्त जो कानूनी मामलात हैं, स्पेशली मियाँ नवाज शरीफ साहब के और जहांगीर तरीन के, फिर बल्ले का निशान भी हम देख रहे हैं कि वो पता नहीं कल पीटीआई को मिलता है, कल अहम दिन है बहुत ज़्यादा, तो किस हिसाब से देख रहे हैं आप इसको? कैसा दिन हो सकता है? कल कोई सरप्राइज मिल सकता है दोनों पार्टीज को, बल्कि तीनों को? नहीं, सरप्राइज तो इतनी सरप्राइज अगर तवक्कुआत कुछ और हो तो और हकीकत कुछ और हो तो सरप्राइज होगी, वरना साथ की और जिसकी भी नाअहली हुई उनके लिए ये तरमीम के बगैर तो नाअहलियत को, क्योंकि जो न्यायालय बहुत बहुत सुप्रीम कोर्ट से खुद कादी इसमें अपहोल्ड किया, तो आइन की तरमीम के जब तशरीह आ जाए तो उसको खत्म तशरीह को, तो वो उसके लिए जरूरत है। दूसरी बात आपने निशान की, जी बच्चे का निशान तो मिलना लाजिम है, पार्टी का हक है। देखिए, इसमें एक बड़ी सिंपल बात, पहली बात है
बाद वो पीटीआई है, वो इसको अगर करना है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ये इलेक्शन नहीं कर सकती, इसका इख्तियार ही नहीं, आर्टिकल 17 के तहत सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। नंबर 2, जो निशान है ये पार्टी का भी निशान है, ये समझने वाली बात है। ये पार्टी का भी निशान है, ये कैंडिडेट का भी निशान है जी। और ये हर वोटर का निशान है जो नाम नहीं पढ़ सकता क्योंकि अनपढ़ है, लेकिन उसने निशान पे वोट डाल के 3 के वोट डाल के चेयरमैन बिलावल को देना, वो शेर पे डाल के नवाज शरीफ को, MLN को, और ये बल्ले पे डाल के वो उसने वोट देना है इमरान खान को, PTI को, ठीक है। और इसी तरह दीगर सारी पार्टियां कैंडिडेट। ठीक है। अब अगर आप एक पार्टी का निशान उसमें ले लेते हैं तो आप असल में उसके वोटर का हक खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वोटर तो पढ़ नहीं सकता, अनपढ़ है, 70% हमारी आबादी अनपढ़ है। बिल्कुल सही है। अब ये अमेरिका या बरतानिया या फ्रांस तो नहीं है, यूरोप तो नहीं है कि जहाँ सारे पढ़े हैं, निशान की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। हम बांग्लादेश और भारत की तरह है, सही है। वहाँ भी हर बैलेट पेपर पे निशान, नाम भी होते हैं और निशान भी होता है। सही है। इनको जो ना खानदा होते हैं वहाँ भी इलिटरेसी बहुत है, वहाँ भी ये निशान उस हक, वोट के हक रूए कार लाने में उम्मीद और सहूलतकारी करते। ठीक है। अब नंबर 3, ये समझे कि जो ये निशान है ये वोटर का भी उतना है जितना पार्टी का है। हम सिर्फ कहते हैं पार्टी का निशान, पार्टी का निशान नहीं, ये वोटर का भी निशान है। और अगर 2-4 करोड़ वोटर ना हो, वो निशान पे ही चलते हो, वो उन्होंने वोट डाली हो, तो फिर इसका मतलब है कि अगर आप उनसे वो निशान ले लेते हैं तो आप उनको वोट के हक से महरूम कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वोट के हक से आप महरूम नहीं कर सकते, क्योंकि वोट का हक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इज मोर फंडामेंटल देन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट से भी सबसे फंडामेंटल है, क्योंकि इसके ऊपर ही सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, सारी इमारत रियासत और सियासत। नंबर 4 जी। अब अगर आप उनका वोट नहीं ले सकते बराह रास्त यानी डायरेक्टली, हाँ जी। तो आप इनडायरेक्टली भी नहीं उनको वोट से महरूम कर सकते। यानी अगर बल्ले का निशान से आप बराह रास्त नहीं ले सकते तो बिल वास्ता ये आप नहीं ले सकते इनडायरेक्टली, कि आप उनको कहेंगे कि आपकी इलेक्शन ठीक नहीं हुए इसलिए आप पार्टी नहीं है, आप बल्ले का निशान नहीं देते। जी जी। अब बल्ले का निशान ना देना ये इसी तरह है जिस तरह उनके वोटरों को ना देना कर देना। ओके। फिर इन्होंने जो 3 की सीटों में जो आना है, एक पार्टी को हिस्सा मिलना है, हर पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को उसकी सीटिंग के मुताबिक, उसके मेंबरान के मुताबिक, जी जी, उनसे भी आप उस पार्टी को महरूम कर देते हैं। ये आप नहीं कर सकते, रियायती तौर पे नहीं कर सकते। और जो रजिस्टर्ड पार्टी है उसको तो आप तहलील नहीं कर सकते, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कर सकता है। लेकिन अगेन व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। डायरेक्टली आप पार्टी को तहलील नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। उसका निशान लेके और सबको बांट के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में हर से उसके कैंडिडेट का अलग निशान हो, लोगों में कंफ्यूजन हो, ये आप नहीं कर सकते। चौधरी साहब आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये कागजात छीनना, तईद कनिंदा और तजवीज़ कनिंदा गायब करना और कागजात को इतनी बड़ी तादाद में मुस्तरद करना और मुखालफिन को उठा लेना, उनके घरों को तबाह बर्बाद करना, ये किस जुमरे में हम लेंगे? तो उसी जुमरे में आएगा, ये बात है। पर मतलब मैं एक कर दूं, आवाज से पहचाना, माफ कीजिए मेरे सामने आप जी जी मजहर बरलास साहब भी हैं। बिल्कुल जी जी। मजहर साहब को आपको अर्ज करूं कि ये जो है, ये एक चीज मुझे सिर्फ अर्ज कर लेंगे कि जब आप एक पार्टी जमात को निशान से महरूम करते और 2 करोड़
वोटरों को निशान से महरूम और शनाख्त से महरूम कर देते हैं, तो आप 2 करोड़ वोटरों को वोटर लिस्ट से खारिज कर, बिल्कुल हालांकि कोई वोटर, एक वोटर भी खारिज नहीं किया जा सकता जब तक उसको अलहदा सुनवाई ना दी जाए, उसको शोकत उसकी सुनवाई ना हो, तो एविडेंस लीड करने, सबूत लीड करने का मौका ना मिले, उसके खिलाफ जो गवाह पेश हो मिले। और ये होता है 2-3 साल का प्रोसेस, एक वोट निकाल। ये जो राजा सिकंदर है, इतना भी मुकद्दर का कि ये 2 करोड़ आज को एक दस्तखत से इकट्ठाई वो चिनाई करके पार्टी, जो कि सिर्फ पार्टी वोटर का भी निशान है, वो इनको सबको वोट के हक से ये नहीं हो सकता। ये बल्ले का निशान मेरे ख्याल में आपको जाएगा तहरीके इंसाफ को मिलेगा। उसूलन तो बात ठीक है, बिल्कुल सही है कि अगर किसी पार्टी से उसका निशान ही छीन लिया जाए तो जाहिर है उनके वोटर्स को इतना पता तो नहीं है कि 8 फरवरी को आपने किसके ऊपर मोहर लगानी है, इतनी जल्दी आप नाम जो निशान है उसको रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। एक और सवाल पूछना चाहूंगी आपसे मैं, एतजाज अहसन साहब, फरमाइएगा कि ये जो इतना कुछ हो रहा है, पार्टी का निशान जो है, इंतखाबी निशान जो है, वो भी खतरे में है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और इतने सारे जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाना, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है, ये महज इत्तफाक है? नहीं, बिल्कुल इत्तफाक नहीं। ये लंदन से मियां साहब यूं ही नहीं आते थे जब तक उनको ये जमानतें नहीं दी गई, और है कि इलेक्शन से पहले साहब तो शायद वापस ही चले, क्योंकि ये उनके जितना ये प्रेशर पीटीआई पे, वो बदकिस्मती से वो उसका ग्राफ है, और इमरान खान का कद और बढ़ता जाए, सियासी एतबार और बढ़ता जाए, और ये अपनी खिदमत कर रहे हैं, इसकी खिदमत कर रहे हैं। ये अंदर पीटीआई के ही लोग हैं, ये बस है, और पीटीआई को विक्टिम की पार्टी को एक को करो, विक्टिमाइज किया जा रहा है, सबको डिसएडवांटेज हो, तो ये जितने देने जा रहे हैं, मतलब ठीक है, जिनका वो सब ठीक है। एतजाज अहसन साहब, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। नोखे साहब, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल इत्तफाक नहीं है, ये लंदन प्लान का हिस्सा है, आप इत्तफाक करते हैं? मैं वहां से शुरू हो जाऊं? जी जी जी, प्लीज प्लीज आप थोड़ा सा कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल नहीं बोलने में। पहली बात तो ये कि पहले बात हुई कि वो नारे लगे उधर। हाँ जी। अच्छा, नारे लगाने में तो माशाल्लाह किसी जगह का कोई लिहाज नहीं, हमारे पीटीआई के दोस्तों को, उनको बेशक वो मस्जिद नबवी हो, वो खाना काबा हो, वो वहाँ भी नारे लगाने से बाज नहीं आते। ये तो फिर एक नए साल का जलसा था। वैसे बाय द वे मुझे कोई कंफर्म नहीं है कि ये ताज़ा वीडियो है या कोई पुरानी है, ठीक है, लेकिन इसको मैं कंफर्म करूँगा। और दूसरी बात इन्होंने की कि जी एक वो अमजद साहब जो हैं वकील, वो गए नवाज शरीफ के कागजात जमा कराने, तो उनका बड़ा इस्तकबाल हुआ, और दूसरी दफ़ा में उनके साथ उनको बिठा लिया गया। बात यह है कि मैं एक मुजरिम के कागजात लेके जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ और सलूक होगा, मैं किसी शरीफ इंसान के लेके जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ और सलूक होगा। इसमें कोई हैरत की बात तो नहीं। इसका फैसला उन्होंने करना है जहाँ पे आप नहीं, इसका नहीं, जिनके मंजूर वो उन्होंने देखा है ना, सारी लिस्टें हैं उनके पास। जो आप कह रहे हैं ना जी कि किसी के लिस्टें कैसे रिजेक्ट हो गए, 380 मुस्तरद हुए हैं जी पीटीआई के, ये आपको पता चल गया होगा। बिल्कुल। अच्छा, जो सारे अपना सीटों पे आ गए, जो कागजात जमा हुए हैं, वो कैसे जमा हो गए, और तो हुआ क्या है सुमेरा, मैं आपको बताऊं। जी जी। जो असल बात हमारे जो पीटीआई वाले दोस्त हैं वो नहीं बताते कि वो कागजात क्यों मुस्तरद हो रहे हैं। उसका एतराज होगा ना, वो क्या एतराज है, कोई तो एतराज लगता होगा। जी जी, बिल्कुल। जब आप मफरूरों को, दहशतगर्दों को, जराइम पेशा लोगों को, 9 मई के वाकयात में मुलविस लोगों को इलेक्शन में खड़ा करेंगे, और उसके बाद आप कहेंगे जी हमारी तरफ से बस इनके कागजात मंजूर कर लिए जाएं, और उनके तजवीज कनिंदा, उनके तईद कनिंदा वो भी ऐसे लोग निकलेंगे, या वो जराइम पेशा होंगे 9 मई के, या किसी और जुर्म में मुलविस होंगे, या किसी और हल्के के होंगे। तो ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए, आरओ को कागजात मुस्तरद नहीं करने चाहिए। अच्छा, कागजात मुस्तरद हो गए, फिर एक नया बहाना बनाया गया कि जी अपीलों में कैसे जाएं।
कि वो हमें वो कागजात नहीं दे रहे। और भाई आपको कागजात जब आपने जमा कराए थे तो आपको एक रसीद मिली होगी, आप अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाएं वो रसीद, वहां दें, कोर्ट को दें कि जी ये रसीद है, ये हमें नहीं दे रहे, कागजात वापस नहीं दे रहे, ठीक है, अपीलों में भी जा रहे हैं। लिहाजा ये कहना कि जी बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा जुमला है कि देखें यार उनके कागजात नामजदगी मंजूर क्यों नहीं हो रहे, ये बेचारे लोग हैं, और उस पे जो जो जराइम है, जो जो चीजें हैं, जो जो उन पे दफात लगी हुई हैं, वो जरा सुने, कानों को हाथ लगाने पड़ते हैं, तो कैसे उनके मंजूर हो जाए। बाकी जो एजाज साहब ने बात की बल्ले वाली, पता नहीं, मेरा वैसे ख्याल है, आई कैन बी रॉन्ग, कि बल्ले का निशान कल शायद ना रहे। अच्छा, अब जब भी समात हो रही है ये बल्ले का निशान शायद ना रहे। और इस तरह तो हमारे यहाँ ये भी बात हुई थी कि निशान से कुछ नहीं होता, ठीक है। नहीं, वो तो बैरिस्टर गौहर ने भी कह दिया कि हमारे पास उसके अलावा भी प्लान मौजूद है, उनके पास प्लान मौजूद है। अच्छा, नहीं, एक बात आपने मेरी, इलेक्शन तो वो लड़ेंगे ना नुकैब साहब। अच्छा, यानी आप मेरा टाइम खत्म कर रही हैं या मैं बोल लूं थोड़ा? जी, मैं बिल्कुल, मैंने कहा बड़लास साहब से भी बात कर लें। बड़लास साहब ने तो माशाल्लाह, बड़लास साहब, नुकैब साहब तो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, इट्स नॉट अ प्लान ऑफ, मतलब लंदन में जो कुछ भी बात हुई उस तरह से कुछ भी नहीं है। ये जेन्युइनली जो भी इश्यूज हैं, जेन्युइन इश्यूज हैं, जेन्युइन ही उनके रीजंस हैं जिनके ऊपर कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए हैं। ये जेन्युइन रीजन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। जी हाँ, वो चौधरी एतजाज़ अहसन साहब गालिबन गाड़ी में थे, इसलिए उनकी आवाज़ ब्रेक होके आ रही थी। पता नहीं उन्होंने नाहलियों के बारे में क्या कहा, और मेरा ख्याल है कि वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत से एक तरमीम होनी चाहिए थी, जी जी, उसके ज़रिए नाहलियाँ ख़त्म हो सकती थी। तो ये एक सादा एक्ट जो है मंजूर किया गया था, तो उस हवाले से ये शायद इसकी तशरीह करनी पड़ेगी पहले सुप्रीम कोर्ट। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो बात है ना रसीद वाली, ये बड़ी सादा सी बात है। देखिए, जब हाई कोर्ट में आप जाते हैं तो मुसद्दका नकूल लेकर जाते हैं, और मुसद्दका नकूल जो हैं वो आपको आरोज़ ही ने फराहम करना होती हैं। वो अपनी स्टैंप लगा के दस्तखत शुदा कि हम इनके कागजात मुस्तरद कर रहे हैं, ठीक है। तो मुस्तरद शुदा कागजात की मुसद्दका नकूल लेकर फिर वो अगली अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ओके, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी जो आपने फरमाया कि पीटीआई ही के, ये सही फरमाया चौधरी साहब ने भी कि ये कोई इतफाक नहीं है, ये मनसूबाबंदी का हिस्सा है, किन लोगों के कागजात मुस्तरद करने हैं, किन के नहीं करने। और जो बहुत से लोगों के मंजूर हुए हैं ना, उन बेचारों में से तो अक्सर जो हैं पीटीआई के लोग, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार लिखा हुआ है। हाँ जी, वो जो पार्टी वबस्तगी का खाना है, हाँ जी, उसमें किसी ने लिखा हुआ है कि मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, किसी ने लिखा है जी किसी भी जमात से मैं टिकट ले सकता हूँ। हाँ जी। तो जिसने पीटीआई लिखा उसको तो बिल्कुल ही उड़ा के रख दिया। नहीं, और तो फिर आजाद उम्मीदवार जो है फिर उनके क्यों कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं? क्या उनको ये डर है कि ये बाद में पीटीआई में नहीं, वो देखिए, गुजारिश ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नामी ग्रामी हैं, और फिर ये जो इलेक्शन है इसमें देखिए ये आरोज़ वही हैं जिन इंतज़ामी अफसरों के होते हुए जुल्म व सितम का बाजार गर्म रहा, ये वही आरोज़ बने हुए हैं। और उनको ज़ाहिर है मुखालिफ सियासी पार्टियों के लोग बता देते हैं कि फ़लाँ के कागजात जो है ना मंजूर नहीं करने, वो ज़रा तगड़े हैं। अच्छा, एक और लतीफ़ा भी हो रहा है, ऐसा ही कुछ 2018 में भी नहीं हुआ था? एक और लतीफ़ा सुन लें जो हुआ है, अभी कल ही मुझे सुनाया। जी जी। अब एक और तरह की वारदात हो रही है कि जहाँ पे कोई पीटीआई के मजबूत है ना एमपीएज, उनको फ़ोन कराया जाता है पहले कहीं और से कि जी वो फ़ोन आ रहा है तो अब आप उसका जवाब ज़रा सही दे दें, मुनासिब दे दें, बड़ा मुनासिब फ़ोन होगा। अच्छा। तो फिर एक मुस्लिम लीगी लीडर फ़ोन करता है कि वो ऐसा है चौधरी साहब, आप हमारे पुराने दोस्त हैं, आप ज़िद को छोड़ें, वो आप ऐसा करें कि सूबाई असम्बली में जो है ना वो मुस्लिम लीग की तरफ से आ जाए। अच्छा। वो ये ऑफरें भी हो रही हैं। ठीक है। अब जिसको फ़ोन आया उसने कहा चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, खान साहब आपने बड़ी मेहरबानी की, लेकिन गुजारिश ये है कि मेरे बच्चे नहीं मान रहे। अब सियासत मेरे बच्चों ने करनी है, मैंने तो नहीं करनी, मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा। तो बच्चे जो है वो मेरी बात नहीं सुनते, वो कहते हैं नहीं जी हमने इतना नुकसान कर लिया है, कई माह से हमारा कारोबार जो है वो ठप हो चुका है, तो अब हम
क्यों कोई समझौता करे? चलिए, जो वो इस मशहूर तरह की उम्मीदवार बात होते हैं नहीं। जाहिर उनको अच्छा, अप्रोच एक तो और करती है बात ना भी, पार्टीज। एक और लतीफ़ा भी सुन लें। हफ्ते के दिन शेखुपुरा में जलसा हुआ मुस्लिम लीग हमारा अब खिताब लंबा हो गया, जी, मैं मैं- बोर हो रहा हूँ। उस जलसे से खिताब किया मियाँ शहबाज शरीफ ने, जी जी, और जलसा आपने कहीं नहीं देखा, क्योंकि वो दिखाने के काबिल ही नहीं ठीक था। है। इतने लोग माशाल्लाह शरीक हुए नोखे साहब, आपने वो जलसा देखा? एक तो पहला तो इतराज ये खत्म हुआ ना कि नून लीग जलसे नहीं कर रही, ठीक है। ना। दूसरा हाँ, एतराज ये आ गया कि दूसरा, जलसा अच्छा, नहीं, जलसा एक देखा नहीं जलसा किसी ने भी। होना चाहिए, और जलसा भी अपना बरलास साहब की मर्जी का होना चाहिए ना, ठीक है। वो नहीं, आवाम की मैंने देखा मर्जी का तो जलसा, ना, expectation बहुत मैं ज्यादा है हजूर, अब उन्होंने कहा जलसा किसी ने देखा ही नहीं, मैं इसका क्या जवाब दूं? जी। जलसा तो हमारे मैंने टीवी ने भी इसीलिए आपसे दिखाया, पूछ लिया, नोखे साहब, जलसा तो आपने हमारे देखा? टीवी ने भी दिखाया, जी। टैलेंट न्यूज ने भी दिखाया। अच्छा, ये जो पीछे एक बात हुई थी ना, बात आपने सुननी है। एक पहले मैं आपके सामने एक लिस्ट पेश करना चाहता हूँ, और मुझे यकीन है कि आप मेरी ये लिस्ट के अंदर, आपने बोलना नहीं है, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि आप लाजमी बोलेंगे, क्योंकि जो आपकी आदत है। अब आपने लिस्ट मेरी पूरी सुननी है। आदत नहीं है नोखे साहब, गलत बात पे तो बोलना पड़ता है ना नहीं, फिर। अच्छा, गलत बात कोई नहीं, एक लिस्ट सुना रहा जी, प्लीज। हूँ, उसमें कोई गलत बात है ही नहीं, ठीक है। ये 2018 की आपको कार्रवाई सुना रहा जी, हूँ जी, जरा, ठीक प्लीज, है, प्लीज। इलेक्शन से पहले की कार्रवाई ठीक है, जब नून लीग की गवर्नमेंट थी। सुन लेना। उसी वो की बात गवर्नमेंट करी ना। वो बिल्कुल ऐसी थी जैसी अब आप कहते हैं ना कि ये नून लीग की गवर्नमेंट है, ये तो ठीक है। बहुत स्ट्रांग है। जी जी जी। मैंने आपको, आप तो बोलने से पहले मुझे रोक नहीं नहीं, दिया। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, ये तब की बात है ना जब नून लीग की गवर्नमेंट 2018 इलेक्शन से पहले, ओके। ठीक है। ओके ओके, जी जी। नवाज शरीफ नाहल गिरफ्तार, पार्टी सदारत छीन ली गई। मरियम नवाज नाहल गिरफ्तार, कैप्टन सफदर नाहल गिरफ्तार, राजा कमरुल इस्लाम गिरफ्तार, तलाल चौधरी नाअहल, दानियाल अजीज नाअहल, निहाल हाशमी नाअहल, हारून अख्तर नाअहल। 47 MNAs की वफादारियां तब्दील कराई, 69 MPAs की वफादारियां तब्दील कराई, 25 अरकान से टिकट वापस करवाया गया। बलोचिस्तान हुकूमत एक रात में ख़त्म करवा के सारे नून लीगी बलोच लीडर सनाउल्लाह जहरी और अब्दुल कादिर बलोच और पूरी बलोच पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के नून लीग के खिलाफ बातें करवाई गई। जगह जगह अदालतों में लीगी कारकुनों की पेशियां और जमानतों के लिए चेक कर। बिल्कुल ऐसा ही है, फैजाबाद धरना, वो भी आपको याद होगा। बिल्कुल याद है। 45 इलेक्शन हो रहे हैं, 45 फार्म अदम दस्तयाबी, ठीक है, RTS बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया, दोबारा गिनती पर साकिब निसार ने पाबंदी लगा दी। ऐसा ही हुआ। अदालतों और इदारों का नून लीग के खिलाफ टिका के इस्तेमाल किया गया बशमूल मीडिया, ठीक है। अब आ जाए इलेक्शन के बाद, नवाज शरीफ दोबारा जेल में, मरियम नवाज दोबारा गिरफ्तार, शहबाज शरीफ 2 बार गिरफ्तार 10 महीने के लिए, हमजा शहबाज 22 महीने गिरफ्तार, सलमान रफीक 16 महीने गिरफ्तार, शाहिद खाकान अब्बासी 7 महीने गिरफ्तार, मिफ्ता इस्माइल 3 माह गिरफ्तार, ख्वाजा आसिफ 2 महीने गिरफ्तार, एहसन इकबाल 55 दिन गिरफ्तार, जावेद लतीफ 3 माह गिरफ्तार, अब्बास शरीफ का बेटा गिरफ्तार, फवाद हसन फवाद गिरफ्तार, अहद चीमा गिरफ्तार, कैप्टन सफदर गिरफ्तार, खोखर बरादरान गिरफ्तार, सही। खोखरों का घर गिरा दिया गया, राना सनाउल्लाह को 7 माह गिरफ्तार रखा गया, राना मशहूद गिरफ्तार, अताउल्लाह तारड़ गिरफ्तार, बिल्कुल ठीक। हाफिज नौमान गिरफ्तार, कामरान माइकल गिरफ्तार, ख्वाजा इमरान नजीर गिरफ्तार, अब्दुल गफ्फार डोगर गिरफ्तार, इरफान सदीकी को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है, याद है। मैं बिल्कुल नहीं बोली दरमियान में, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब है फिर इलेक्शन के बाद अब पीटीआई के जो रहनुमा है वो मजीद अब चैलेंजेस के लिए और गिरफ्तारियों के लिए तैयार है। नुफैसा, मुझे ना ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त बनती वैसे लेकिन ये जो आपने जो लिस्ट गिनवाई है ना, इसके ऊपर मैं बल्ला साहब का आई रेस्ट माय केस, मैंने कहा मैंने लिस्ट गिनवा दी, अब आप मैं जरूर लूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। मजहर बल्ला साहब, एक लंबी लिस्ट गिनवाई गई और वो सिर्फ गिरफ्तारियों की नहीं थी, वो उसमें नाअहलियां भी थीं और बाकी और भी बहुत सारे इश्यूज थे। अब पीटीआई के साथ भी बहुत हद तक तकरीबन वैसी ही सारे मामला जो हैं वो हो रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या उनके जितने भी रहनुमा हैं उनकी तरफ से शिकवे क्यों किए जा रहे हैं, जब यही सब कुछ पहले हो चुका है? और अगर हम पहले की बात करते हैं तो चलें, वो तो नून लीग के दौरान इलेक्शन के बाद तो खान साहब की हुकूमत थी ना, जो कुछ भी हुआ उसमें तो नून लीग को बहुत बर्दाश्त करना पड़ा, फिर शिकवे क्यों? बिल्कुल सही है, आपने दुरुस्त फरमाया। गुजारिश ये है कि जो 2018 में हुआ जी, उससे अब कहीं ज़्यादा हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो 2018 में हुआ, मैं तो कहता हूँ वो भी गलत हुआ, वो भी कोई जमहूरियत की खिदमत नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया लिस्ट पढ़ने से पहले कि उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी।
और नून लीग की हुकूमत में वो नाहलियाँ हुई। बाकी जो गिरफ्तारियाँ वो बाद में ठीक है पीटीआई की गवर्नमेंट में हुई, लेकिन अभी तो निगरानों का दौर है। और निगरानों का दौर हमेशा इस तरह का होता है कि उसमें वो गैर जानबदार नज़र आते हैं, या कम से कम सलूक इस तरह का या रवैया इस तरह का रखते हैं कि गैर जानबदारी चलो दिखाने की हद तक ही नज़र आए। बिल्कुल सही है। अब मुझे ये बताइए कि 2018 में किसका घर तोड़ा गया, 2018 में कौन से बच्चे अगवा हुए, कौन से तजवीज़ कनिंदा या तईद कनिंदा अगवा हुए, कौन से उम्मीदवारों से कागजात छीने गए। ये नई दास्तान रकम हो रही है। मसला ये नहीं है कि उस वक़्त हुआ, मैं तो कहता हूँ उस वक़्त हुआ, उससे पहले हुआ, ये सब गलत है। गलत है, ठीक ये फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। हर एक का हक है इलेक्शन लड़ना, उसको बिल्कुल इलेक्शन लड़ने दिया जाना चाहिए। हर एक का हक है कि वो पाकिस्तान के जमहूरी अमल में शामिल हो, बिल्कुल होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि फिर वो हम अगर पिछला हिसाब करना शुरू कर देंगे तो आसिफ अली जरदारी को जेल में किसने डाला हुआ था, और आसिफ अली जरदारी की ज़ुबान किसने काटने की कोशिश की थी। और फिर देखिए ये एक लंबा सिलसिला है। ये 1990 से आपको शुरू हो जाएगा, ये मिल जाएगा। बल्कि ज़ियाउल हक दौर में जो पीपल्स पार्टी के लोग थे जिन्होंने किले काटे या सोबतें बर्दाश्त की, ये फैसल साले याद को भी किला हुआ था। और भी कई लोग, जहांगीर बदर साहब मरहूम कोड़े खाते थे। तो ये रवैया सियासी कारकुनों के साथ गलत है। बिल्कुल सही। जो भी अपनाता है और आलाकार बनता है, आलाकार बनना भी तो गलत है ना। बिल्कुल सही। और ये जो रवैया अपनाया जाता है वो भी गलत है। देखिए पाकिस्तान में जमहूरियत चलेगी तो पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम जो है वो बरकरार रह सके। यानी 2018 में जो कुछ भी हुआ अब उसको अब उससे ज्यादा हो रहा है। अब उससे ज्यादा हो रहा है, लेकिन कम भी हो, उतना भी हो, रिपीट नहीं होना चाहिए। जमहूरी अमल है, 2018 में भी गलत हुआ, अब 2023-24 में भी गलत हो रहा है, उसको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि बहुत अहमियत का हामिल है। नवाज, मुझे इस पे सुमेरा 1 मिनट जी 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 प्लीज। पहली बात तो ये कि ये जो बात हुई है ना, वो 2 बंदों की लड़ाई होती है ना, दोनों के बच्चे, एक को उसने 5-6 लगाई, थप्पड़ मारे उसके मुंह पे, अपने बच्चे ना हल्का जना, ये भी बहुत शरारती है। 2018 का जिक्र इस तरह किया जाता है। हाँ, उस वक्त भी गलत हुआ था। पूरी कहानी बनाई गई 2023 की, और उसके साथ 2018 का जिक्र यूं किया जाता है कि 1 सेकंड में खत्म हो जाए और 1 घंटा इसको दिया जाए। सब पूरी कहानी आपने बता दी ना, अब उनकी तरफ से रिस्पांस ये है कि वो गलत हुआ। नहीं, मैं ये बताता हूँ, ये तय करना कि उस वक्त इससे भी, अब इससे भी ज्यादा हो रहा है, और फिर ये कहना कि जी उस वक्त तो नून लीग इख्तिदार में थी, नून लीग जिम्मेदार थी। आप समझती हैं नून लीग जिम्मेदार थी? आप बता दें। नून लीग ने अपने आप पे मुकदमे करवाए। फिर किसने करवाए? नहीं, आप बताएं ना। आपने इतनी लंबी लिस्ट। इंतजामिया फैज साहब के कंट्रोल में थी। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया। फैज साहब के कंट्रोल में थी, बाजवा साहब के कंट्रोल। और अब किसके कंट्रोल में है? नहीं, अब मुझे तो नहीं पता, अब आप बताएंगे ना। अब तो निगरानों की हुकूमत है, अब भी नून लीग जिम्मेदार है। अब कहें ना कि अब ये निगरान हुकूमत भी तो नून लीग की है ना, वही तो बात कर रहे हैं कि सब भी नून लीग सब लोग लीग ही हैं। ठीक है, किसने कहा कि निगरान? आप सवाल करेंगे सारी, लेकिन ना सारी पार्टी एफिलिएशन होने की है। ये कह के कहीं आप ये कह देती हैं कि अभी बात हुई कि जी वकील ने, वो जो जज साहब कहते रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब, गुड टू सी यू, वो ठीक नहीं था, है कि ठीक था? अपने जब बात आती है ना अपने पे, किसी को कहने तो दें, पीटीआई को कहने तो दें कि यार हम माफी मांगते हैं, हमसे गलतियां हुई हैं। ये बात समझ में नहीं, ये उनको कहें, उनको समझाएं कि आप माफिया मांगे। अच्छा, वो माफी मांग नहीं, अपना इकरार तो करें कि यार हमसे गलती हुई है। चले हम देखेंगे कि अगले 5 साल बाद ये हुकूमत माफी मांगती है कि नहीं मांगती है। आप अभी देखा ना, अभी से इंतकाम की पॉलिसी, आप अपने इंतकाम के नहीं, पहले माफी मांग लेंगे तो इंतकाम देते रहे, दूसरों को कहें कि भाई तुम। पीटीआई अगर माफी मांग लेती तो फिर इंतकाम माफी नहीं मांग लेती। मैं ये कह रहा हूं, जो पीछे किया ना ज़ियाउल हक ने या पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, उनके बदले पीटीआई ने लेने थे। बड़े लोगों को नहीं, उनके बदले पीटीआई ने लेने थे, उनके बदले लेने आई थी पीटीआई। पीटीआई ने नून लीग के साथ जो हुआ, सिर्फ वो कंपैरिजन होगा। बड़े लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी, अगर माफी मांगने पे आ अच्छी जाते हैं बात है, फिर बड़े लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन इतना ज़र्फ किसी में भी नहीं है, चाहे वो हमारी कोई भी सियासी पार्टी है। चलिए हम अगला टॉपिक मेरा ख्याल डिस्कस कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के लिए कल का दिन जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात होगी या फिर 5 साल। ये कल का दिन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके ऊपर की रिपोर्ट देखते हैं। बड़ला साहब, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसको देख के आपको क्या लग रहा है, कल क्या फैसला आ सकता है? जाहिर है तो ये कानूनी मामला, लेकिन अगर इसके ऊपर हम एनालिसिस करें इस केस को देखते हुए, तो
देखिए, ये कानूनी मामला है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाहली हुई थी, किसी और अदालत की तरफ से तो हुई नहीं थी। ये नाहलियाँ सुप्रीम कोर्ट से आई थी। अब फिर बाल सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है, तो देखें वो क्या सलूक करते हैं। चाहिए तो ये था कि ये जो हुकूमतें आई बीच में, जी जी, और उसमें 16 माह की वो अनोखी हुकूमत भी आई, जो जिसमें पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें शामिल थी सिवाय एक के, तो उसको चाहिए था कि एक भरपूर 2/3 अक्सरियत से तरमीम करती, हाँ जी, और ये नाहलियों का किस्सा ही ख़त्म कर देती। हाँ, बिल्कुल अब सही। सुप्रीम कोर्ट में वो एक मरतबा फिर तशरीह होगी। अब देखिए, बेंच से तो ज़ाहिर होता है, लगता है कि नाहलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अगर बेंच पे एक नज़र की जाए जी जी, बिल्कुल, तो उससे तो लगता है, और वैसे हो जानी चाहिए, क्या हर्ज है इसमें। हाँ जी, नाहलियाँ सबकी ख़त्म होनी चाहिए, सबको इलेक्शन लड़ने दिया जाना चाहिए। लोगों ने वोट डालने हैं, जिसको लोग पसंद करें वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। इतनी आसानी से अगर ये ख़त्म हो जानी थी तो फिर ये बनाया क्यों था? नोखेर साहब क्या कमेंट करना चाहिए? अब सबकी नाअहलियाँ खत्म हो जानी अब चाहिए, उसमें क्योंकि इमरान इलेक्शन खान आ साहब भी गया ना। शामिल है ना, इसलिए अब खान साहब यही शामिल वजह है ना, तो अब तो फिर यही है कि खत्म हो जानी चाहिए। बात यह है कि जब सजा नहीं रही तो नाअहलियाँ कायम, ना एलिया काय की। हाँ तो जी, मेरा ख्याल है कि नाअहली खत्म हो जाएगी। सादा सा इसका ये जवाब है। चलें, अच्छी बात है अगर नाहली ख़त्म। बात वही है कि एक जमहूरी अमल है जिसमें सबको ही हिस्सा लेना चाहिए। नोखेर साहब, आपको याद होगा जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी या जब इसके ऊपर मीटिंग्स हो रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो हमने तमीना दुल्ताना और मरियम नवाज साहिबा के आपस की बातें और फिर जो तनाव था उसकी डिस्कशन की थी, जिसको आपने अक्सर जो है वो बिल्कुल डिनाई कर दिया था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सारी कहानी है उसके अंदर। उसके बाद फिर आपको भी पता है कि तमीना दुल्ताना साहिबा कैसे यहाँ पर आई और टिकट खुद लेकर गई, उनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन जाहिर है वो उनकी फैमिली की पुरानी उनके साथ जान पहचान है। लेकिन तनाव की खबरें तब से ही चल रही हैं और बहुत सारे तनाव हैं जनाब, जैसे NA 121 है, उसमें अयाज सादिक और शेख रोहेल असगर जो हैं वो आमने सामने हैं। पार्टी वर्कर जो है नज़रअंदाज हो रहे हैं। पहले भी हमने बात की थी, हमजा शहबाज साहब ने ये बात की थी, और लेकिन इन सारे मामलात के ऊपर नवाज शरीफ साहब खामोश हैं। आपको नहीं लगता कि उनको इसके ऊपर बोलना चाहिए, क्योंकि वो सीनियर लीडर हैं और पार्टी के हेड हैं, और मुझे लगता है कि वो इतना जो इम्पैक्ट रखते हैं पार्टी के ऊपर कि मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। सुमेरा, इन दिनों तो वो बेतहाशा मसरूफ हैं। ठीक है, पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हो रहे हैं, टिकट्स का फैसला, लेकिन ये भी मामला ठीक था, है, नहीं ये मामला है, इस पे हो रही है डिस्कशन, हो रही है, रहनुमा बयानात दे रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब का भी बयान आया है। बात यह है कि रोहेल असगर साहब जो हैं जी, उन्होंने तो कह दिया कि अगर अयाज सादिक साहब को टिकट दिया गया तो मैं आज़ाद लड़ लूंगा। ठीक है, और उनसे कुछ गुफ्तगू भी हुई है कुछ लोगों की, ठीक है, उसमें भी उन्होंने कोई तनाव का तो जिक्र नहीं किया। हाँ, जुबैर साहब ने जो बातें की हैं, हाँ जी, असल में हुआ ये है जी कि ये अपना ज़राए की खबर है। ठीक है, ज़राए कह लें, ज़रा बच जाता है बंदा। हाँ जी, मियाँ साहब के दौर में जुबैर साहब की आपको याद होगा जी, ये कुछ माहौल को इंसाफ के लिए तगोदो कर रहे थे मियाँ साहब को दिलवाने के लिए, तो इनकी फैज साहब और बाजवा साहब से हुई थी मुलाकातें। जी बिल्कुल ठीक है, जी जी, और उन मुलाकातों में वाकफान हाल कहते हैं कि जुबैर साहब कुछ ज़्यादा ही ज़रा उनके लिए जज्बाती हो गए थे जहां वो बैठे हुए थे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो उसकी कोई बाद में शायद रिकॉर्डिंग लीक हो गई और वो पता चल गई। इस वजह से ये उस वक्त का ही फैसला है कि जुबैर साहब को पार्टी टिकट नहीं दिया गया। ओके, नंबर 1। नंबर 2, उनका कुछ अखलाकी भी लिहाज से कुछ मामला ऐसा बन गया था जिस पे शायद पार्टी ने, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा मामला है। अच्छा। असल जो कहानी है, वो जो ऑडियो लीक हुई है, वो वाली जो अभी मीडिया में नहीं आई, ओके, तो उस ऑडियो लीक की वजह से कुछ जुबैर साहब के अंदर जो ख्यालात, दिल में जो ख्यालात थे वो पता चले। वो कोई भी पार्टी के बंदे जैसे छोड़ के जाते हैं, जी जी, या जिनके ज़हन में ऐसे ख्यालात होते हैं, वो अक्सर आप सामने आते रहते हैं। इस वजह से भी पार्टी ने ज़रा एतराज़ किया। और ये जो पार्टियों के सुमेरा होते हैं ना टिकट के मामलात, ये टिकट के मामलात पहले ही इतने खौफनाक होते हैं कि लोग तैयारी करके बैठे होते हैं, हमें टिकट मिले, हमें ऊपर से हल्के कम हो गए, ठीक हो गया, ऊपर से वो सीट एडजस्टमेंट हल्के वाला सीट मामला आ गया। एडजस्टमेंट वाला मामला। नोखे ठीक साहब, है, इस पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या इन पे कैंडिडेट्स को एतमाद में नहीं लिया जाता? नहीं, कैंडिडेट आपके अपने कैंडिडेट्स नहीं, कैंडिडेट्स को एतमाद में लिया जाता है। वो बेचारे जिन्होंने मेहनत की होती है वो सच्चे होते हैं, मैं समझता हूँ वो सच्चे हैं। हर वो वर्कर जिसने मेहनत की हुई है वो इस बात का हक रखता है कि वो जाके एहतजाज करे कि जी मुझे टिकट दें। लेकिन अब 50 बंदे जो खड़े हैं उसका फैसला तो फिर पार्टी ने करना है। ठीक है, उनमें से टिकट किसको देना? ठीक है, बड़ला साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, फिर मिफ्ता इस्माइल, और अब ये लड़ाइयाँ सामने आना शुरू हो गई हैं। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? ये अता तारड़ साहब जो हैं वो भी हाफिजाबाद की बजाय लाहौर से
इलेक्शन लड़ाना चाह रही है पार्टी, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं वो। हाँ जी, उन्होंने लाहौर से अप्लाई किया हुआ है। राजा ज़ाहिर है रियाज साहब वो की जो जहाँ बंदा कोई और लड़ रहा होगा, वो जिसका हल्का होगा वो तो बेचारा लड़ेगा, इतराज़ करेगा, उलझेगा। जैसे शेख रोहेल असगर हैं, उनका वो आबाई हल्का है। हाँ जी, वो उनका एजाज सादिक साहब ख़ानदान एक अरसे से वहाँ से सियासत करता है, चला आ रहा है, तो ज़ाहिर है उनसे कोई सीट छीनने की कोशिश करेगा तो वो आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे। इसी तरह देखिए इख्तलाफात हैं नहीं, बहुत अगर सी आज़ाद जगहों हैसियत में लड़ेंगे तो फिर तो जो उनकी पार्टी का रहनुमा होगा उसको नुकसान तो होगा। तो फिर मैं वही बात कर रही हूँ कि उनसे डिस्कशन नहीं होती, पहले उनका जवाब भी नहीं लिया जाता। इख्तलाफ काफ़ी जगहों पर हैं। जैसे ये जो अताउल्लाह तारड़ है, इसने पहले महमूद बशीर विर्क की सीट छीनने की कोशिश की, तो महमूद बशीर विर्क जो है 4 दफ़ा एक सीट से MNA बने हैं। सही है। वो उनको कैसे नज़रअंदाज किया जाए। इसी तरह एक लड़ाई दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल की शुरू हुई थी, और उसमें आपको याद होगा कि उसी महंगाई की तरफ दानियाल ने भी इशारा किया था जिस तरफ ज़ुबैर साहब ने किया है। ज़ुबैर साहब का ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जब से बशीर मेमन साहब, वो जो FIA वाले, वो स्काई लैब बन के उतरे हैं मुस्लिम लीग नून सिंध पे, तो वहाँ बड़े लोग नाराज़ हुए। शाह मोहम्मद शाह नाराज़ हुए, और बड़े पुराने मुस्लिम लीगी हैं, मुशर्रफ दौर में बड़ी तकलीफ़ें उन्होंने उठाई थी। और वो चांडियो थे, अमदाद चांडियो पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। सही। अब ये ज़ुबैर साहब चूँकि उनके अंडर कमान शायद काम नहीं करना चाहते बशीर मेमन के, तो बशीर मेमन को तरजीह दी गई है। तो जब तरजीह किसी को दी गई हो और किसी को नज़रअंदाज किया जाए तो वो ज़ाहिर है चीखेगा। ये बात भी दुरुस्त है कि देखिए बर्फ़ पिघलाने में जो किरदार ज़ुबैर साहब ने अदा किया था उसको तो मुस्लिम लीग को नहीं भूलना चाहिए। फिर इसी तरह ये जड़ांवाला में नवाब शेर वसीर को टिकट दिया जा रहा है, तलाल चौधरी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ठीक है, बात यही है ना कि जब इतना आइडियल इन्वायरमेंट है, एक बहुत ज़्यादा मकबूल पार्टी जो कि पिछले टेन्योर में इक़्तिदार में रही है, अब हम वो भी देख रहे हैं कि वो बहुत कमज़ोर से कमज़ोरतर होती जा रही है, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टी के अंदरूनी मामलात को अगर हल नहीं कर सकते हैं तो ये जो है ये बहुत बड़ी कोताही है। नोखे साहब, पीपल्स पार्टी भी जो है वो लाहौर में इन हो रही है। अब बिलावल भुट्टो साहब कल आ रहे हैं 3 दिन के लिए लाहौर में, तो आपको लग रहा है कि वो ये जो इश्यूज चल रहे हैं इनका फ़ायदा उठाते हुए या फिर दोबारा से लाहौर में कोई पंजे गाड़ सकेगी पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में? नहीं, पंजे तो नहीं गाड़ती, ठीक है, वो कुछ वो अपने नाखून जख्मी हो सकते हैं उनके। अच्छा। बाकी बिलावल का हक है, वो कैसे जख्मी कैसे हो सकते हैं? बाज़ औक़ात होता है ना जी, हम कुछ सीमेंट हो तो नाखून उस पे आप उखड़ता तो नहीं है सीमेंट। तो सुन रहे हैं कि कुछ आम सियासी शख्सियात जो हैं वो भी शामिल होने जा रही हैं। नहीं, वो सियासी शख्सियात ऐसी नहीं है कि वो इलेक्टेबल्स हों या उनका कोई हो। ये इलेक्शन के दिनों में सुनहरा होता है कि बार बार हर चौथे रोज को 4-5 बंदे शामिल करके फोटो बनवा ली जाए तो समझा जाता है कि इससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। अच्छा। बाकी बिलावल साहब आ रहे हैं, अच्छी बात है, लाहौर में उन्हें आना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में फिरते हैं तो पूरा पाकिस्तान उनका है, जारी बात है, और हर लीडर का ये हक है कि वो जाए। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने अपने लिए कराची चुना, ठीक है, कराची जाए, बलोचिस्तान जाए, ये तो इलेक्शन का हुस्न है। बाकी जिस मकसद के लिए वो आ रहे हैं वो नहीं पूरा होता। आपको याद होगा, अच्छा इन्होंने क्या किया पीपल्स पार्टी ने, आपने पिछले दिनों देखा होगा, ये बार बार यही कहते थे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जी, फिर खामोश हो गए। क्यों खामोश हुए? आपने अंदाजा लगाया क्यों खामोश हुए? नहीं, खामोश इसलिए हुए कि उन्हें भी अंदाजा हो गया, जरदारी साहब ने कहा क्यों वोटर को डरा रहे हो, पहले ही उसके ज़हन में डाल रहे हो कि जी हमने नहीं जीतना। तो लिहाजा ये फिर उन्होंने चेंज की, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। अब ये कहना शुरू हुए नहीं हम ही आ रहे हैं। ठीक है ना, वोटर को उन्होंने कहा जी, वोटर को माइंड डेवलप कर रहे हैं कि हम नहीं आ रहे हैं, तो वो हमें पहले ही वोट नहीं देगा। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इलेक्शन, वही बात है ना कि इलेक्शन से पहले एक हवा बना दी जाती है कि जी हम लोग जीत रहे हैं, और फिर चीजें जो है ना उसी डगर पे चलना शुरू हो जाती हैं। जब आप कहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, यही चीज फिर मेरा ख्याल है PTI को भी जो है वो डज पहुंचा रही है। अच्छा मजहर बडला साहब, इस बार क्या रिजल्ट रहेंगे लाहौर से पीपल्स पार्टी के, या हर इलेक्शन में जो पिछले कई सालों से होता आ रहा है वही होगा? नहीं, पीपल्स पार्टी के तो ज़्यादा अच्छे नहीं रिजल्ट होंगे। देखिए बिलावल भुट्टो आ रहे हैं, आए बिस्मिल्लाह, सारी पार्टियों के लोग आए, मगर शेर अफजल मरवत ना आए, इसलिए कि वो फिर गिरफ्तार उसको कर लिया जाएगा। हाँ जी। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, बस बराए नाम ही है समझ लें। बहुत से लोगों के लिए बेहतर है माहौल, बहुत से लोगों के लिए बेहतर नहीं है।
बाकी जो रिजल्ट्स है, मेरा ख्याल है कि वोटर जो है वो जिसके साथ है वही पार्टी आगे आएगी। बाकी दावे बहुत हैं, दावे बहुत हैं। और बहुत से लोग सरकारी आशीर्वाद के साथ दावे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके दावे 8 फरवरी को खाक में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलें, ये तो 8 फरवरी बताएगी। 8 फरवरी क्या दूर नहीं है, अब तो दिन ऐसे पर लगा के उड़ रहे हैं और प्रोसीजर जो है वो भी दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। महीना ही रह गया जी, बिल्कुल बहुत कम दिन रह गए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे अगले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हाजिर हैं निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो रियासत की जंग लड़ रहा है। 98% बलोच ऐसे हैं जो कि हमारे साथ हैं। फिर उन्होंने एक बात की, उन्होंने ये कहा कि 9 मई वालों से झगड़ा गैर जिम्मेदाराना एहतजाज है। उन्होंने क्या कहा, किस लहजे में कहा, क्या क्या बातें की, वो सुन के वापस आके फिर उन पर डिस्कशन करते हैं। दहशतगर्दों के भी तो लवाकिन होते हैं ना। अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं उनकी माएँ भी नहीं है, बहनें भी नहीं है। हम उनके एहतजाज को फिर भी तस्लीम करते हैं, लेकिन उन लवाकिन के जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी दहशतगर्दी करने के हक को तस्लीम नहीं करते। वहाँ पे मुसल्लह तंजीमें, BLA, BLF, BRA, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती हैं। जो आप अभी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, अगर आप वहाँ गए तो आपको गोली मारेंगे, अगर मैं उनके हाथे चढ़ूँ तो मुझे गोली मारेंगे। उनके साथ हम उसी शिद्दत के साथ लड़ेंगे जिसकी जो गलतफहमी है वो दूर कर लें। लेकिन ये तू कौन मैं खामखा, ये जो बाकी उनके पास जमा हो गए, ये ज़रा हमें जवाब दें। अगर इनमें से जिसने उस कैंप में वो समझता है कि वो हक पर है, ये लड़ाई बिल्कुल हक के हवाले से लड़ी जा रही है, तो जाके उनके साथ खड़ा होकर लड़ ले, ताकि इनको भी क्लैरिटी हो और हमें भी क्लैरिटी हो। ना ये 1971 है, ना ये बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो 9 महीने में हो गया था, यहाँ 20 साल से चल रहा है। कोई चीज छुपी हुई नहीं है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है। 80-80, 90-90 कत्ल ये लोग करते हैं, हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं। अलल ऐलान मैं कह रहा हूँ। मजहर बरलासा बड़े अग्रेसिव मूड में थे आज तो। अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने ये कहा है कि बलूचिस्तान में जो कुछ किया वो मुसल्लह तंजीमों ने किया और मुल्क में दहशतगर्द तंजीमें जो है वो अब सर उठा रही हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक और बात की, उन्होंने ये कहा है कि जो एहतजाज करने वालों के साथ पुलिस की झड़प है उसको गजा के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, एक तो इस दौर में बलूचिस्तान के मसाइल हल होने चाहिए थे और माहौल भी जो है वो खुशगवार होना चाहिए था। चूँकि वज़ीर आज़म जो हैं वो बलूचिस्तान से हैं, जो सेनेट के चेयरमैन हैं वो भी बलूचिस्तान से हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी बलूचिस्तान से हैं। अच्छा, जो चीफ़ एग्जेक्टिव है वो भी बलूचिस्तान से हो गया और जो चीफ़ जस्टिस है वो भी बलूचिस्तान से। तो अगर किसी को इंतज़ामी मसला है तो वो भी बलूचिस्तान का बंदा हल करे, और अगर किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा तो वो भी इंसाफ की अदालत का दरवाज़ा खटखटाए। तो सामने जो एक बलोच है वो चीफ जस्टिस के रूप में बैठा होगा। इस दौर में ये नहीं होना चाहिए था। हम कभी भी किसी अलहदगी पसंद की हिमायत नहीं करते, लेकिन ये जो एहतजाज है ये वो लोग कर रहे हैं जिनके बच्चे पता नहीं कितने कितने अरसे से गायब हैं। और फिर जो एहतजाज करने वाले हैं, आप हुकूमत कर रहे हैं काकड़ साहब, हाँ जी। आपको चाहिए था आप उनसे मुज़ाकरात करते, बिल्कुल, अपनी टीम भिजवाते। एटलीस्ट आपने कहा कि गजा से जोड़ दिया है। आप बच्चों पे रात को 2 बजे इस्लामाबाद की सर्दी में वाटर कैनन यूज करें और आपके पुलिस वाले औरतों को ठुड्डे मारें और उसकी वीडियोस हमारे सामने आ जाएं, तो क्या लोग ये नहीं कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो, ये गलत किया आप लोगों ने, इसीलिए आपका आईजी इस्लामाबाद का फारग हुआ, डीसी फारग हुआ। हाँ जी। तो आपको तो चाहिए था। देखिए, हुक्मरान का दिल बड़ा होता है। हुक्मरान अपने नाराज लोगों को राजी करने की कोशिश करता है। आपके मुल्क का तो आपने भी मुज़ाकरात ही नहीं किए। इधर आप तो बातों में ऐसे खो जाते हैं कि आपने पिछले दिनों ये भी कह दिया कि कायदे आजम का फरमान कौन सा बदला नहीं जा सकता, कायदे आजम का फरमान,
और भाई बिल्कुल, आप होते बहुत कौन हो ज्यादा कायदे आज़म इमोशनल के हो जाते फरमान हैं। को चलें सर, बुरा हमारे भला पास कहने वाले। ठीक हो, हमारे पास टाइम चूंकि कम है। नौखे साहब, उन्होंने 9 मई की बात की है कि 9 मई वालों से जो झगड़ा है वो गैर जिम्मेदाराना एहतजाज का है, क्या कहेंगे इस पे आप? मेरा ख्याल है मैं उसी का जवाब दे दूं पहले। उस एहतजाज की आड़ में वज़ीर आज़म ने जो कहा वो उसको गौर से सुने। उस एहतजाज की आड़ में उसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ दहशतगर्द उनमें शामिल हो गए, जिन्होंने पुलिस के साथ झड़पें की। वो ये कह रहे हैं कि इन दहशतगर्दों के साथ मत मिलें। मिसिंग पर्सन के साथ जब दहशतगर्द मिल जाते हैं तो वो मामला कुछ और हो जाता है। और ये कहना कि वज़ीर आज़म को जाना चाहिए था, उनके एहसास करना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है। एक वजीर आजम हमारा गुजरा है जब हजारा बरादरी का कत्ल हुआ था ना, याद होगा, 3 दिन सर्दी में बैठे रहे थे जी, लोग अपने बच्चों की और लाशें लेके। बिल्कुल तो वजीर आजम साहब नहीं गए थे, उन्हें किसी ने बताया हुआ था खान साहब को कि जिस दिन आप जनाजे में गए उस दिन बेड़ा घर को जाना है, ठीक है। तो वो उस जनाजे में नहीं गए थे, तो वो ठीक किया था उन्होंने, है वो बलोचिस्तान के लिए ठीक है। और बाय द वे जो बंदा बलोचिस्तान का हो, हाँ जी, जैसे अभी बात हुई कि जी बलोचिस्तान के हैं ये हाँ फलां जी, फलां, बिल्कुल बिल्कुल उनको तो ज्यादा बलोचिस्तान का पता है ना, बिल्कुल वो तो ऐसा ही अपने है, ठीक है, तो वो फिर अपने इलाके को ज्यादा बेहतर जानते उन्होंने हैं तो ना। ये बात वो भी फिर की है ना बेहतर कि बता रहे मैं हैं अभी आपको। तो मैं कुर्सी पर हूँ, अगर मैं कुर्सी पर ना होता तो भाई मेरे लिए वो फिर बहुत सी बेहतर बातें- बता रहे हैं ना, क्योंकि बलोचिस्तान के हैं, उनकी बात फिर माने। वो जो बता रहे हैं वो फिर सच बता रहे हैं आपको। जी जी, बल्ला बात साहब। हुई मेरी खत्म। नहीं, लेकिन ये तो नहीं हक के आप उनको डंडे मारें, हाँ जी। आप औरतों को ठुड्डे मारें, और गाड़ियों में जो मेल पुलिस है वो धक्के मार के उनको ख़वातीन गाड़ियों को, में डाले, हाँ, बिल्कुल ऐसा। और बच्चों पे रात को वाटर कैनन आप यूज़ करें, ये गलत बातें हैं। हाँ, जो बिल्कुल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, उसको हम नहीं कह सकते कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। बात यही है ना कि अगर आप जो है वो इस मुल्क में आप इस मुल्क के हुक्मरानों में से हैं, आप इस वक्त आपकी हुक्मरानी है, तो आपको चाहिए कि आप जो लोग नाराज़ हैं, जो शिकवे करके बैठे हैं, जो आपसे शिकायतें लेकर आए हैं, कम से कम आप उनकी शिकायत सुने तो सही जाके। उनके दुखों का अगर अजाला उनको हल नहीं कर सकते तो कम से कम उनके साथ शेयर तो करें जाके। मसला यहाँ पर ये एक बात की है अनवारुल काकड़ साहब ने कि मुल्क में दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो सर उठा रही हैं, जिसके हम बिल्कुल भी मुतामिल नहीं हो सकते हैं। इलेक्शन होंगे और उनको पुरअमन बनाया जाएगा। हम चाहते हैं कि ये जमहूरी अमल है, ये बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल हो और हमारा जो पाकिस्तान है वो पुरअमन रहे, लोग यहाँ पर आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें, किसी चीज़ का उन्हें डर ना हो। बहुत शुक्रिया गुल नुखैज़ अख्तर साहब डिस्कशन के लिए। मज़र बल्ला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होर सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।